नमस्कार, मैं सत्यम जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों, हम समुच्चय सीरीज की का ये 5वां वीडियो लाए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि समुच्चय होता क्या है, उसके हमने इतिहास को आपको बताया, उसके प्रकार को बताया और किस प्रकार से उसको निरूपित किया जाता है। और हमने देखा कि समुच्चय के प्रकार के बारे में देखा। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि उपसमुच्चय क्या होते हैं, उचित उपसमुच्चय क्या होता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए। हमारी आपसे गुजारिश है जिससे आपको दोस्तों मैं इस वीडियो में जो समझाऊं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों, यदि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो जरूर से जरूर समझ में हो सकता है कि ना आए। ठीक, तो दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसका जो दोस्तों जो इसमें सभी अवयव होते हैं, इसका जो विस्तार है ये बहुत अधिक होता है। आप इसमें सम संख्याओं के समुच्चय को जानते हैं, ठीक, विषम संख्याओं के समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये जितना भी समुच्चय होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये जितने समुच्चय मैंने आपको बताया, ये सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय ही होता है। तो इसलिए दोस्तों, इसके बारे में आज हम कुछ और जानेंगे। इसको हम अंतराल के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सभी हम जानेंगे। दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं कि हमारा जो ये होता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो वास्तविक संख्याएं के समुच्चय होते हैं, इसमें बहुत प्रकार के समुच्चय होते हैं। जैसे देखिए, वास्तविक संख्याएं आप जानते हैं ना। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? हमने आपको बताया था, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वास्तव में होती हैं। ठीक, जितनी भी संख्याएं हमारी हम पढ़ते हैं, जो हमारी मैथमेटिक्स में जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जो वास्तव में होती हैं। ठीक, तो जैसे देखिए, हम मान लीजिए आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहते हैं कुछ समुच्चयों के बारे में। जो हमारा वास्तविक संख्याएं का समुच्चय होता है, हम उसके कुछ समुच्चयों को आपको बता दें। देखिए, ये मान लीजिए हमारा कोई संख्या रेखा हो गया, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा मान लीजिए 0 हो गया, इधर 1 2 3 4, इधर क्या होता है, -1 -2 -3 -4। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, संख्या रेखा हो गया ना। आप जानते हैं कि जो जीरो के दाईं तरफ जो होता है, मतलब जो धनात्मक संख्याएं होते हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं धन पूर्णांक ना। हमने आपको पहले भी बताया कि ये धन पूर्णांक कहलाती हैं। इधर की जो संख्याएं होती हैं, जीरो से जो इधर की संख्याएं होती हैं, धन पूर्णांक कहलाती हैं। और जो इधर की संख्याएं होती हैं, इन्हें आप ऋण पूर्णांक कह सकते हैं ना। ये हमारी ऋण पूर्णांक होती हैं। और दोस्तों, यदि आप इन सभी को मिला लेते हैं, देखिए जीरो सहित जीरो और इन सभी को यदि आप मिला लेंगे, तब इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक का समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, और क्या कह सकते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय। और हम साथ साथ में कह सकते हैं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के अनंत तक, धनात्मक अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, उसको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं मतलब 1 से अनंत तक की संख्याओं को, एक से धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक, इधर जितनी होंगी सभी हो जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि ये जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं और जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याओं के एक उपसमुच्चय ही तो होंगे ना। ये सभी हमारी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय ही होंगे। और मैं कह दूं कि धनात्मक, मतलब मैं कह सकता हूं कि सम पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसमें 2 4 6 आता भी है ना, -2 -4 ये भी आ सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि सम पूर्णांकों का समुच्चय और ऋणात्मक सम पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार से दोस्तों, आप बहुत सारी समुच्चय जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसमें आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी का जरूरत आपको आगे मिलता रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आइए हम समझाते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो हमारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसे हम किससे लिखते हैं, इसे हम आर से लिखते हैं। आर मतलब रियल नंबर्स। ठीक, तो देखिए, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसको हम आर से लिखते हैं। जो हमारी धन पूर्णांक होती हैं, या चलिए पूर्णांक ही लिख देते हैं, धन क्या लिखेंगे, धन पूर्णांक संख्या। अरे यार सॉरी भाई, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम कैसे लिखते हैं, पूर्णांक संख्याओं को हम लिखते हैं जेड से ना। और हम लिखते हैं इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको हम किससे लिखते हैं, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को आप क्यू से लिखते हैं। आप परिमेय संख्याओं का समुच्चय,
अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, इसको किससे लिखा जाता है? टी से लिखा जाता है। तो दोस्तों आप यहीं पर लिख सकते हैं क्या, हमारा पूर्णांक हो गया, ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय ना, ये इसको किससे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है n से। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पर परिमेय संख्या लिखा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, और जो पूर्णांक लिखे धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, ये दोस्तों, और जो ये सभी समुच्चय हैं, ये दोस्तों जो सभी समुच्चय हैं, ये सभी समुच्चय हमारे के वास्तविक संख्याओं का क्या है? एक प्रकार का उप समुच्चय है ना। आप लिख सकते हैं जो हमारा जेड मतलब जो पूर्णांक संख्याएं हैं, ये हमारे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो हमारा टी है ये भी हमारे आर का उप समुच्चय होता है। आप लिख सकते हैं क्यू भी है ना, आप लिख सकते हैं एन भी है। तो दोस्तों ये सभी जितने हैं ये सभी क्या होती है? हमारे एक प्रकार के उप समुच्चय ही होते हैं ना। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से दोस्तों इसमें आप कुछ संबंध लिख सकते हैं। दोस्तों आपको परिमेय संख्याओं का बारे में पता ही है ना, परिमेय संख्याओं के बारे में आप जान रहे हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या होती हैं? एक प्रकार की हमारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और लेकिन हमारा एक चीज होना चाहिए कि जो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि जो संख्या रेखा है, यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ना। तो n जो होगा किसका समुच्चय होगा? अच्छा देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं दोस्तों, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं हैं? ये हमारी पूर्णांक संख्याओं का तो है, ये हमारी पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं होंगी। देखिए जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये हमारे पूर्णांक संख्याओं में भी हैं, धनात्मक पूर्णांक में आते हैं। इसलिए आप लिख सकते हैं कि जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं ये हमारे पूर्णांक संख्याओं का क्या होता है? प्रकार का उपसमुच्चय होता है। अच्छा अब बताइए, जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, ये जो हमारी सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ये किसकी? वास्तविक संख्याओं का एक प्रकार का उपसमुच्चय होता है। तो आप लिख सकते हैं कि सभी किसके समुच्चय हैं? वास्तविक संख्याओं के ना। और आप लिख सकते हैं, अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, जो हमारा टी होता है ये भी किसका उपसमुच्चय होता है? आर का होता है। टी मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो दोस्तों ये सभी आप याद रखिएगा कि जेड से हम क्या लिखते हैं? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आर से क्या लिखते हैं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। टी से क्या लिखते हैं? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर हम क्यू से क्या लिखते हैं? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। एन से क्या लिखते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये सभी आप याद रखिए, इसका प्रयोग आपको आगे होता रहेगा, कक्षा 11-12 हमेशा होगा दोस्तों। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, भूलने का प्रयास मत करिएगा। तो देखिए ये आप जान गए। और आप क्या लिख सकते हैं, जो हमारा क्यू होता है ये भी तो हमारा आर का एक समुच्चय होगा कि नहीं? बताइए, होगा ना। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए जो परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं, हमारी जो सभी वास्तविक संख्याएं हैं उसको आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, मतलब आप कह सकते हैं जो हमारी पूरा प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें प्राकृतिक मतलब पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो लेकिन जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर 0 ना हो। और इसके विपरीत जो होता है, मतलब जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं में दोस्तों पाई आता है हमारा ना। दोस्तों यहाँ पर एक बात है कि जो पाई होता है, पाई एक प्रकार का क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन पाई का मान जो होता है 3.14, चाहे आप लिखिए चाहे 22/7 लिखिए, जब आप इसको इस तरह से लिख देते हैं तब ये क्या होता है? एक प्रकार का परिमेय संख्या हो जाता है। इसका भी एक कारण होता है दोस्तों, इसको हम जल्दी आपको बताएंगे। ठीक, तो यहाँ अभी केवल आप यही जानिए कि जो हमारा ये होता है ये सभी हमारे क्या है? एक प्रकार की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय ही होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। तो ये आप समझ गए ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है ये पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है, और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है, और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं ये भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय होते हैं, और जो परिमेय संख्याएं होती है वो भी हमारी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय होते हैं। तो ये आप जान गए कि हमारी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। हमने आपको बता दिया कि जो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके उपसमुच्चय के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अंतराल आर, जो हमने हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं, जो हमने लिखा है अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि अंतराल होता क्या है। जो हमने अंतराल लिखा है ये अंतराल आखिर है क्या, जिससे आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। ठीक, तो अंतराल आर का मतलब आप समझ रहे हैं। अंतराल आर मतलब क्या होता है? आर का मतलब हमने अभी आपको बताया कि आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसको आप लिख सकते हैं वास्तविक
संख्याओं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय अंतराल के रूप में अंतराल के रूप में का मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो आप अभी जान जाएंगे। देखिए, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके समुच्चय को अब आप उनके समुच्चय के उपसमुच्चय को, जो भी हमने आपको बताया कि जो हमने आपको भी थोड़ी देर पहले सभी समुच्चय के उपसमुच्चय के बारे में बताया ना, मतलब जो हमने वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के बारे में बताया, तो उन्हीं उपसमुच्चय को अब आप किसके द्वारा बताएंगे? अंतराल के द्वारा। तो सबसे पहले आया दोस्तों, आखिर ये अंतराल होता क्या है? आइए हम अंतराल के बारे में जानते हैं। जब आप अंतराल के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे तब आपको इसको उपसमुच्चय को अंतराल के रूप में व्यक्त करना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अंतराल जो होता है, जैसे मान लीजिए जो अब आप स्कूल में पढ़ते हैं और आप जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब आप 4 घंटी जब बीत जाती है तब आपका एक इंटरवल का बेल लगता है। उस घंटे में आप क्या करते हैं? आप अपना भोजन वोजन करते हैं। तो वही जब आप भोजन वोजन करते हैं दोस्तों, तब वही जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। अच्छा, ये जो अंतराल होता है ये कौन सा समय होता है? देखिए, इसको आप लिख सकते हैं शुरुआत की 4 घंटी ना, जो हमारी शुरुआत की 4 घंटी होती है, 4 घंटी, और अंतिम के 4 घंटी ना, है कि नहीं दोस्तों? अंतिम के 4 घंटी के बीच का ही तो समय होता है थोड़ा सा ना। शुरुआत की 4 घंटी जब बीत जाती है और जो अंतिम की 4 घंटी होती है, इसी के बीच का आपका क्या होता है? एक प्रकार का समय होता है। उसी को आप क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से जैसे आपका स्कूल में बेल लगता है इंटरवल का, उसी प्रकार से जब हम इसके अंतराल को, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे हैं, तब हम इसमें इसके किसी दो अवयव, मतलब कोई भी 2 संख्याएं ले लेंगे, जो वास्तविक संख्याओं का अवयव होगा उसके बीच जितने अवयव होंगे उनके उपसमुच्चय को हम लिखेंगे। ठीक, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे जिस प्रकार से स्कूल में जब 4 घंटी पढ़ा दी जाती है और 4 घंटी आखिरी का बीच का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा समुच्चयों का अंतराल होता है, उपसमुच्चय का जो अंतराल होता है, इसमें कोई 2 अवयव दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए, आपको समझाने के लिए ये देखिए, मान लीजिए कोई समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक। और मैं कह रहा हूं कि आपको 1 और 5 के बीच की, ठीक, यदि मैं लिख रहा हूं कि समुच्चय ए के अवयव 1 और 5 के बीच के अवयव का समुच्चय, मतलब 1 और 5 के बीच नहीं दोस्तों, 1 और 5, चलिए 1 और 5 के बीच। आप केवल इसको क्रमशः देखिएगा। मैं यदि कह रहा हूं कि आप 1 और 5 के बीच के जो समुच्चय अवयव हैं उसका समुच्चय आप बताइए, तो आप इसमें केवल कौन सा लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसी प्रकार से इसमें देखिए, एक संख्या आपने इसको लिया और एक संख्या आपने इसको लिया, इसी को हमने क्या माना है? ए मान लेंगे अभी, इसी को हम क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। और इन्हीं दोनों के बीच का जो होगा अंतराल, मतलब ये जो 2 3 4 हैं, ये क्या है? 1 और 5 के बीच का अंतराल है, ठीक। ये जो हमारे 1 मतलब 2 और 3 और 4 हैं, ये 1 और 5 के बीच का क्या है? अवयव है। और आप इन्हीं को क्या कहते हैं? अंतराल भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप समझिए कि हमारा अंतराल होता क्या है ना, अंतराल होता क्या है ये आप समझ गए हैं, ठीक। तो अंतराल क्या होता है, इसका डाउट आपको खत्म हो गया। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय अंतराल के रूप में, आइए इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई 2 हम क्या ले ले, कोई 2 अवयव ले लेते हैं दोस्तों। देखिए, ए और बी क्या है? ए और बी, मैंने कोई 2 संख्याएं ली, ये दोनों संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याओं का क्या है? एक प्रकार का अवयव है। आप जानते हैं, आप कोई भी संख्या यदि लेंगे तो वो वास्तविक संख्या का अवयव होगा ही, क्योंकि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो एक प्रकार की वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। तो ए और बी कोई संख्याएं हैं जो हमारी वास्तविक संख्याएं का अवयव होगा, जाहिर सी बात है। और जो ए है, इसमें कोई कंडीशन दिया है, मान लीजिए ए जो है ये क्या है? बी से छोटा है, ए हमारा बी से छोटा है। अच्छा, अब यदि मैं कहूं कि आप ए और बी के बीच के अवयव को बताइए, ए और बी के बीच, पहले तो हमने मान लिया ए और बी आर के अवयव है ना, जाहिर सी बात है। ए और बी यदि कोई संख्याएं हैं तो वो क्या होंगी? आर वास्तविक संख्याओं का अवयव होंगी जरूर। अच्छा, ये जो ए और बी क्या है हमारी? ए और बी
एक प्रकार की चर संख्याएं हैं, चर संख्याएं, या आप कह सकते हैं चर राशि है, ये भी चर राशि है। अच्छा, चर राशि का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? चर राशि का मतलब ये है कि ए का मान कुछ भी हो सकता है और बी का मान भी कुछ भी हो सकता है। मतलब ए का मान आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं हमारी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी का उपसमुच्चय है। ये जो हमने आर लिखा है ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक सभी का समुच्चय है। तो इसी प्रकार से आर ए बराबर कुछ भी हो सकता है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। इसमें भी बी बराबर भी क्या हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो अब मान लीजिए ए और बी कोई दिखा गया है। चलिए अब देखिए, जो हमारा एक कंडीशन दिया गया है कि ए जो है बी से छोटा होना चाहिए ना, ए हमारा क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, और ये कंडीशन दे दिया है। तो यदि मैं अब कह रहा हूं कि आप ए और बी में स्थित संख्याओं का कोई ऐसा समुच्चय बताइए दोस्तों। अब मैं यदि आपसे कहूंगा कि आप जो हमारी दो संख्याएं हमने मान लिया पहले ए और बी, और ये ए और बी कुछ भी हो सकती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती हैं। अब मैं यदि आपसे कहूंगा कि आप इनके बीच, ठीक, इनके बीच की संख्याओं का समुच्चय बताइए, लेकिन ठीक कंडीशन क्या है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ए और बी की बीच की संख्याओं का समुच्चय बताइए, लेकिन आप जो संख्याओं का समुच्चय होगा, मान लीजिए उस संख्या का समुच्चय क्या है, आर हो गया, ठीक। जो हमारा आर है ये क्या है, ए, और इसको आप किस तरह से लिखेंगे दोस्तों? यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ए और मतलब जो हमारा ए और बी है इसके बीच की संख्याओं का समुच्चय लिखिए, ठीक। तो इसके बीच की संख्याओं का समुच्चय कह रहा हूं, मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि मैं यदि इसके बीच की संख्याओं का समुच्चय कह रहा हूं, आपको इसके पहले का समुच्चय और इन दोनों संख्याओं को नहीं लेना है। यदि मैं इन दोनों संख्याओं के बीच का समुच्चय की बात कर रहा हूं तब आप इन दोनों संख्याओं को नहीं जोड़ेंगे, ठीक। देखिए, मान लीजिए मैंने ए और बी लिया है ना, और कोई संख्या वाई है, मान लेता हूं मैं इनके बीच की संख्याएं जो है वाई हैं, कोई भी संख्या है दोस्तों, कोई भी संख्या आप मान लीजिए, इसके बीच मान लीजिए बहुत संख्याएं हो सकती हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, जो आप लिखेंगे उसको आप इसको मान लीजिए वो संख्याओं का समुच्चय मान लीजिए बी होता है, तो बी बराबर आप कैसे लिखेंगे, बी बराबर आप लिखेंगे सभी वाई का समुच्चय ना। मान लीजिए जो आप इसके बीच की जो संख्याएं हैं उसको आप वाई से लिख रहे हैं, एक प्रकार वो संख्याएं वाई है। वाई का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, धन पूर्णांक हो सकती है, ऋण पूर्णांक हो सकती हैं। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो इनके बीच संख्याएं हैं वो हमारी वाई हैं, और मैं लिख रहा हूँ कि सभी वाई का समुच्चय जहां वाई ए जो है इससे बड़ा क्या है, वाई है, और वाई से बड़ा क्या है, बी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया कि वाई ऐसा आप लीजिए कि ए और बी के बीच में हो। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप इसमें लिखेंगे तो ए को नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि दोस्तों आपको वाई ऐसा है जो ए से बड़ा है, मतलब ए नहीं है, वो ए के बराबर नहीं है, ए से बड़ा है, लेकिन वो बी से छोटा है ना, उसमें बी भी नहीं है। तो ये जो प्राप्त होगा हमें समुच्चय, इसी को दोस्तों यदि आप अंतराल के रूप में लिखना चाहेंगे तब आप उसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए, इस तरह से बी बराबर आप लिखेंगे ए कॉमा बी। इस तरह से दोस्तों आपने लिखा है। यदि आपने इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब यही है, ठीक। आपने इस तरह से जो लिखा है इसका मतलब यही है दोस्तों। ये जो हमने दोनों तरफ इस प्रकार का जो ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब इसको कौन सा ब्रैकेट कहते हैं, इसको कहा जाता है खुला अंतराल। जब ये खुला अंतराल रहेगा, देखिए जब इस प्रकार का ब्रैकेट लगा रहता है तो उसे खुला अंतराल कहा जाता है, यदि इस प्रकार का ब्रैकेट लिखा गया होता तो उसे बंद अंतराल कहा जाता है। देखिए, खुला अंतराल का मतलब जो ए और बी हैं, जब आप इसके समुच्चय को लिखेंगे, उस समुच्चय को लिखेंगे, तब जो संख्याएं होंगी ए और बी के बीच में होंगी, ना उसमें ए होगा ना उसमें बी होगा। लेकिन यदि आप बंद अंतराल लगा देंगे तब उसमें ए भी होगा, बी भी होगा, और उसके बीच की सभी संख्याएं होंगी, ठीक। तो दोस्तों ये खुला और बंद हो गया। कभी कभी आप देखेंगे कि इस प्रकार से लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा इस तरह से, और कॉमा बी लिखा रहेगा इस तरह से। मतलब जो ए है, ए जो है हमारा, जो इसके बीच की संख्या, मतलब देखिए मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं सी बराबर, ठीक, सभी वाई का समुच्चय जहां पर ए नहीं, ए इसमें नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स से बड़ा है क्या, वाई ना, और वाई बड़ा बराबर क्या हो सकता है, बी के। मतलब इसमें जो है वाई भी है, इसमें बी भी है,
जो y है, मतलब जो संख्याओं का समुच्चय y है, इसमें हमारा b भी है, ठीक, b संख्या भी शामिल है। इसको दोस्तों तब जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। यदि आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं b, तो इसका मतलब दोस्तों जो आप उस समुच्चय बना रहे हैं उसमें हमारा a तो रहेगा, a तो शामिल होगा, लेकिन b शामिल नहीं होगा। आइए दोस्तों इसको हम उदाहरणों के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। हो सकता है अभी दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया हो, फिर भी दोस्तों अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। पहली बार में दोस्तों नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, मान लीजिए कोई उदाहरण मैंने ले लिया। उदाहरण क्या है, चलिए आपको समझाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ बना लेता हूँ। देखिए इस तरह से बने हैं 2, यहाँ पर 4 लिखा गया है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं ये किसके बीच में है, 3, 5, 3, 2, 1, 8, 9। देखिए दोस्तों, मैं यदि आपसे कह रहा हूं कि जो हमने लिया था ए और बी लिया था, हमने आपसे माना था कि आप कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए जो हमारी वास्तविक संख्याएं हो ना, वास्तविक संख्याएं के अवयव हो, वास्तविक संख्याएं हो आप कह सकते हैं। तो मान लीजिए अब मैं क्या ले रहा हूं, ये देखिए कोई हमारा क्या है, समुच्चय है। मान लीजिए कोई समुच्चय दिया गया है, आर बराबर दिया गया है, क्या दोस्तों सारी दिया गया है, कोई समुच्चय दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमें कोई समुच्चय दिया गया है, ठीक। अब दोस्तों हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि ऐसा समुच्चय लिखना है, कोई ऐसा समुच्चय b बराबर लिखना है। देखिए b बराबर कोई ऐसा समुच्चय लिखना है जिसमें 4 हो, ठीक, 4 हो और 7 भी हो। दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा, अब हमें कोई ऐसा समुच्चय लिखना है जिसमें 4 भी हो और 7 भी हो और इसके बीच के अवयव भी हो। समझ रहे हैं आप बात। यदि दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि आप ऐसे समुच्चय को लिखिए जिसमें 4 भी हो और 7 भी हो और इसके बीच के भी अवयव हो, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, तब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 ना, मान लीजिए b बराबर क्या हो, y, सभी y का समुच्चय, जहां 4 जो है बड़ा बराबर y के है ना, मतलब 4 क्या है, 4 इसमें होगा ना, और जो ये y है ये बड़ा बराबर कितना है, 7 के, मतलब इसमें 7 भी हो सकता है। तो इसको आप यदि दोस्तों अंतराल के रूप में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, बंद अंतराल के रूप में लिख देंगे, मतलब 4,7। एक चीज दोस्तों आप ध्यान देंगे, ये आप तभी लिखेंगे जब ये वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होगा, तभी आप लिखेंगे। यदि आपने इस तरह से लिख दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 से लेकर के 7 तक के सभी संख्याओं का समुच्चय है, इसमें 4 और 7 दोनों है। और यही यदि दोस्तों इसमें मतलब ये भी है, 7 भी है और 4 भी है, लेकिन यही मैं यदि इसको इस तरह से लिख दूं, 4,7 लिख दूं, तब इसका मतलब क्या होगा, इसमें ना तो 4 है और ना ही 7 है। देखिए ना 4 है ना 7 है, लेकिन इसके बीच की संख्याओं का समुच्चय है, मतलब इसमें 5,6 है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। मतलब यदि मैं इसको खुला ब्रैकेट इस तरह से लिखूंगा तो और 4,5 लिखूंगा, तब इसमें 4 और 5 नहीं होगा, ठीक। यदि मैं एक तरफ बंद कर दूंगा और दूसरी तरफ खुला कर दूंगा, ठीक, तो इसका मतलब इधर बंद है उधर 4 मतलब इसमें है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। इसी प्रकार से यदि मैं इधर खुला कर दूं और इधर बंद कर दूं तो इसका मतलब इसमें 4 नहीं है, 5 है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार से कुछ उदाहरण जो हमारी किताब में है, किताब से कुछ उदाहरणों का हल करने का प्रयास करिएगा। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया हो। ठीक दोस्तों, हमने आपको पूरा समझाने की अच्छी तरह से कोशिश की है। ठीक, फिर भी यदि दोस्तों कोई त्रुटि हमसे हो गई हो तो आप दोस्तों प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करिए, बताइए कि हमसे कहाँ पर त्रुटियाँ हुई हैं, हम उसको दोस्तों सुधारने की पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।